हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो मैं आई हूँ एक आप टॉपिक के साथ आपके सामने। मैंने तो चाहिए टॉपिक करा दिया जाए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने ये रहा, जो कि है अभिप्रेरणा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिप्रेरणा एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। व्यवहार को प्रारंभ, अनुप्रेरित, सक्रिय अथवा बनाए रखने वालों कारकों को अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो गुड के अनुसार समझेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ, मतलब किसी कार्य को शुरू करने में और जारी रखने में अथवा नियंत्रित करने में मतलब बहुत ही सहायक भूमिका निभाती है अभिप्रेरणा, है ना। जो हमें जो है किसी कार्य करने के लिए जो है अग्रेसित करती है, मतलब उत्तेजित करती है, ठीक है। और हम यहाँ चलेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताओं के। तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि अभिप्रेरणा को किसी व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई न किसी कार्य के लिए जो है करने के लिए हम उसके लिए मतलब लक्ष्य तय करते हैं और जो है उसका एक उद्देश्य होता है। तो क्या होता है कि जैसे मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए हम क्या करेंगे, या शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है हम पढ़ाई करेंगे, है ना। पहले तो बीएड करेंगे, सीटेट करेंगे, रीट देंगे ना, उसके बाद जो है हम मतलब पढ़ाई करेंगे, अपना एक लक्ष्य बनाएंगे, गोल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करके हम शिक्षक बनेंगे। हमें कौन सा, चाहे प्राइमरी शिक्षक बनना है तो उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, उसके लिए गोल निर्धारित करेंगे। और जो है अगर जूनियर टीचर बनना है तो उसके लिए टीजीटी पीजीटी उसके लिए। तो एक जो अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति के व्यवहार लक्ष्य निर्देशित, मतलब एक गोल सेट करता है, उसी दिशा में वो कार्य करता है, ठीक है। अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती। तो ऊर्जा परिवर्तन जो एनर्जी चेंज लाती है। तो जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का विपरीत व्यवहार उसके समान व्यवहार की तुलना में अधिक प्रबल प्रकृति का होता है। अर्थात अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित, अधिक क्रियाशील तथा अधिक ऊर्जित, मतलब एनर्जाइट होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर किसी कार्य को करना चाहता है, अगर उसको मतलब प्रेरणा, अगर वो प्रेरित है भीतर से, तो वो क्या करता है कि बहुत ही एनर्जी के साथ, है ना, उस काम में लगेगा। उस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ललायित होगा, मतलब एनर्जेटिक होना, एनर्जाइट होगा। वही अगर हम बात करें, अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक, सेलेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो है अभिप्रेत व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक, मतलब सिलेक्टिव होती है। और इस अवस्था में प्राणी क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियाएं मतलब करता है ना। कुछ चयनित प्रक्रियाएं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए हम क्या क्या, मुझे कंटेंट चाहिए, क्या क्या सिलेबस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ना। तो और उसमें जो है सेलेक्ट करने के बाद हम उसी में मतलब जो है देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होती है उनको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें, प्राणी के अभिप्रेत व्यवहार में निरंतरता परिलक्षित होती है। तो परिलक्षित होने से तात्पर्य है मतलब कंटिन्यूटी। अगर प्राणी जो है अभी प्रेरित है, अगर कोई बालक प्रेरित है तो वो क्या करता है कि व्यवहार में कंटिन्यूटी रखता है। मतलब जो है अगर उसको शिक्षक बनना है तो वो क्या करेगा कि वो मतलब रोज़ पढ़ेगा। ये नहीं कि हमने आज पढ़ा और उसके बाद 6 महीने के लिए हमने किताब बंद कर रख दी, फिर 6 महीने बाद किताब उठाई, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूटी, मतलब वो निरंतर जो है उसके लिए पढ़ाई करेगा, ठीक है। अभी प्रेरित की स्थिति में भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे होता है कि भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति क्या है कि एक अगर उसे किसी चीज़ को पाना है ना, जिसके जो है जो वो पाना चाहता है, जैसे हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या होता है कि मेरे भीतर एक मनोवैज्ञानिक तनाव होता है, मतलब साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, उत्पन्न होती है, जो कि तनाव को दूर करने के लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं। मतलब अगर मुझे शिक्षक बनना है तो क्या होगा, यार ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल टेंशन जो होती है उसको जो है
वो हमारे भीतर जो उत्पन्न होती है तो उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, फिर पढ़ते हैं हम कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं वो भी पढ़ूंगा, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, कोई भी सिलेबस नहीं छोड़ूंगा जो है, जो मुझसे मतलब अगर मैं शिक्षा का पेपर देने जाऊँ, जो कि मुझे शिक्षक बनना है, तो उसमें मतलब मैं ना सेलेक्ट हो पाऊँ। तो वो क्या करता है कि वो पढ़ाई करता है, उससे क्या होता है कि अभिप्रेरणा से जो है वो तनाव, मतलब जो है जो तनाव होता है वही एक इंसान को सकारात्मक दिशा देता है ना, और प्रयास करने के लिए अग्रसित करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब वही हम संगठक की बात करें तो अभिप्रेरक एक संगठक है, ये थोड़ा सा ऐसे आ गया है इसमें, अगर आप खोलेंगे हो सकता है अपने फ़ोन में तो आए, मेरे फ़ोन में इस तरह आ रहा था, हालांकि पता नहीं कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी नहीं सही होता, तो मैंने सोचा कि आपको करा दिए जाएँ, तो ठीक है मैं यहाँ लिख दूँगी। तो जो आपके अभिप्रेरणा के संगठक हैं, तो क्या होता है कि संगठक जो होती है वो अभिप्रेरणा के सामर्थ्य की चर्चा के दौरान प्रायः आवश्यकता या मांग, अंतर्नोत या चालक। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होगी आपकी नीड। ठीक है, नीड होगी, और दूसरी जो आपकी होगी वो होगी आपकी ड्राइव, है ना, ड्राइव होगी यहाँ पे, और तीसरी जो होती है वो होती है इंसेंटिव, जिसे प्रोत्साहन कहते हैं। तो चलिए एक बार बार मतलब बारी बारी से हम समझते हैं इनको। तो सबसे पहले नीड क्या होती है, तो जैसे क्या होता है कि नीड क्या होता है, आवश्यकता, है ना, जो जिसे मांग भी कहते हैं। तो अवस्था वास्तव में दैहिक असंतुलन अथवा किसी कमी की ओर संकेत करती है। प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविक तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति ना होने अथवा उनका जिनका अभाव होने पर यह आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। जैसे कि भोजन की आवश्यकता व्यक्ति को इसलिए होती है क्योंकि भोजन की कमी से शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है ना, जैसे कि एनर्जी नहीं रह जाएगी ना, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, है ना, तो इस तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं। तो इस तनाव को दूर करने के लिए प्राणी भोजन की खोज के लिए क्रियाशील होता है। तो वो क्या करता है कि भोजन के खोजने के लिए क्रियाशील होता है, तो क्या करेगा, अगर उसके घर में बना अगर भोजन बना हुआ रखा है तो जाएगा वो हाथ पैर धुलेगा और भोजन जो है अपना निकालेगा और खा लेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उस अगर भोजन नहीं है, पका नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वो बनाने के लिए पकाने के लिए सामान एकत्रित करेगा, फिर उसे बनाएगा, और फिर भोजन पा लेने के बाद जो है, जब वो भोजन प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, वो मतलब जो है कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में, मतलब वो तनाव कम हो जाएगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, वो काम करने लग जाएगा, तो तनाव कम ही हो जाएगा। अगर हम ड्राइव की बात करें तो क्या होता है कि जिसे अंतर्नोत या चालक भी कहते हैं ना, अंतर्नोत या चालक भी कहते हैं। तो क्या अंतर्नोत वस्तुतः आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है। प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोत को जन्म देती हैं। तो प्राणी की आवश्यकताएं जैसे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जो भूख थी वो हो गई आपकी नीड, है ना, आवश्यकता। और जो खाना बनाने के लिए हम उठे और सामान जुटाए, या खाना निकालने के लिए हमने बर्तन लिया और खाना निकाला, तो क्या किया, उस दिशा में हमने ड्राइव किया, मतलब उसमें जो है हमने क्या किया कि प्रतिक्रिया की, है ना, कह सकते हैं। तो प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोत को जन्म देती हैं। अंतर्नोत किसी आवश्यकता को पूरी करने या दूर करने के लिए, किसी व्यवहार अथवा क्रिया करने के लिए किसी व्यक्ति को क्रियाशील करता है। तो मैंने बोला ना कि जैसे क्या होता है कि व्यक्ति ड्राइव करता है, मतलब इसमें जो है क्रियाशील होता है, मतलब क्रियाएं करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, मतलब अगर उसको नीड है तो उस दिशा में वो क्या करेगा कि क्रिया करेगा, है ना, प्रक्रिया करेगा उसको पाने के लिए। ठीक है, अगर वही हम बात करें कि जो है, जो कि उसमें भूख जो थी वो अंतर्नोद को जन्म देती थी। तो यहाँ पे भूख जो हो गई आपकी, वो अंतर्नोद हो गई, है ना, हंगर ड्राइव हो गया। ठीक है, तथा यह भूख अंतर्नोद प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील बनाता है। तो मैंने बताया ही ऊपर कि भोजन को प्राप्त करने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि क्रियाशील व क्रियाएं करेंगे। तो अगर तीसरी की बात करें हम, जो कि होगा आपका प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन जो आपका होगा वो होगा जो है इंसेंटिव जिसे कहते हैं। तो इंसेंटिव क्या होता है कि जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोत्साहन व उद्दीपक स्टिमुलस है जो अंतर्नोद या प्रेरक को जागृत तथा संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोत्साहन जो है वह है स्टिमुलस है जो अंतर्नोद या प्रेरक को जागृत करता है तथा संतुष्ट करता है ना, संतुष्ट करता है। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। उदाहरण के लिए भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन एक प्रोत्साहन
है जिसकी प्राप्ति पर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भूख हो गई आपके अंतर्नोद और भोजन से संतुष्टि मिलती है। तो भूख अंतर्नोद के लिए भोजन है ना, जो खाना आता है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 संघटक कौन कौन से हैं, जो कि है नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। मतलब भूख, आवश्यकता, माफ करिएगा, आवश्यकता और अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ठीक है, ये इस तरह आ रहा है। हालांकि किसी किसी में जब मैं खोल रही थी तो सही भी हो जाता है, तो हो सकता है आपको मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी तो उसमें सही से खुल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने समझा तो दिया ही। अब हम चलेंगे अभिप्रेरक के प्रकार के। तो अभिप्रेरक के प्रकार हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो अभिप्रेरक के प्रकार हम समझेंगे बारी बारी से। तो जो सबसे पहला है वो जन्मजात अभिप्रेरक होता है, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। तो ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि, तो ये जन्मजात पाए जाते हैं, है ना। बालक, हमने देखा होगा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है क्या होता है कि उसको, वो सोता बहुत है और जो है उसे समय समय पर भोजन देना पड़ता है और भूखा भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका लीवर जो है बहुत छोटू सा होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो अर्जित अभिप्रेरक है यहाँ पे। तो अर्जित अभिप्रेरक वो होते हैं जो अक्वायर मोटिव्स होते हैं ना, जो अक्वायर किए जाते हैं। तो वे अभिप्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों या अनुभवों से प्राप्त करता है। जो तो अक्वायर करना होता है, जो प्राणी जो है, कोई मनुष्य जो है अपने अपने मतलब प्रयासों से या अनुभव से प्राप्त करता है, जैसे कि सामाजिक रुचि और प्रतिष्ठा आदि। ठीक है, अगर वही हम बात करें कि स्वाभाविक की, तो स्वाभाविक अभिप्रेरक क्या होता है। स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है, स्वाभाविक अभिप्रेरक व्यक्ति में स्वभावगत प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, आर्ट। तो जैसे सुख प्राप्त करना जो प्राकृतिक होता है, जैसे कि क्या होता है कि सोने से हमें सुख प्राप्त होता है। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, और हम सो लेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, है ना। या भूख के बाद हम जो मुझे भोजन मिलता है, वो कभी कभी क्या होता है, मुझे चटपटा खाने का मन करता है, तो चटपटा अगर वो खाना मुझे मिल जाता है, या मुझे फिल्म मुझे देखने का मन है, या हमें घूमने जाने का मन है और हम घूम आते हैं, तो हम क्या होता है, मुझे एक अच्छा अंदर से फील होता है, तो उसे ही सुख प्राप्ति कहते हैं ना। वही अगर हम बात करें कृत्रिम अभिप्रेरक की, तो कृत्रिम अभिप्रेरक जो है ये प्राणी के कार्य अथवा व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वांछित दिशा देने के लिए स्वाभाविक अभिप्रेरक के रूप में जानबूझकर प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। तो ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल मोटिव्स होते हैं, जो कि व्यक्ति को एक वांछित दिशा, कहने का मतलब एक सही दिशा देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अगर अच्छा का, जैसे कि किसी कोई बालक जो है क्लास में फर्स्ट आया तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अगर वही बालक, अगर कोई बालक है जो लर्न करके नहीं आया या उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए दंड दिया जाएगा कि आगे से वो ऐसा कार्य ना करे। ठीक है, अगर हम बात करें जैविक अभिप्रेरक की, तो जैविक अभिप्रेरक जो है, जो होते हैं कि जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविकीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः संवेगों को रखा जाता है। तो जो संवेग होते हैं वो जैविक जिसे कह सकते हैं कि बायोजेनिक या बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि। तो ये सारे जो हैं संवेग होते हैं। ठीक है, वही अगर हम मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक की बात करें, तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे रचनात्मकता, जिज्ञासा, पलायन आदि। ठीक है, और इस तरह से तो बहुत होते हैं, सामाजिक, प्राथमिक, द्वितीयक और बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वही मैं आपके सामने ले आई है। अगर वही बात करूँ मैं कुछ सिद्धांतों की, तो मैस्लो का आवश्यकतावादी सिद्धांत मैंने आपको समझा ही दिया है। और मैकडूगल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, तो मैकडूगल की जो उन्होंने मूल प्रक्रियाँ बताई हैं, 14 मूल प्रक्रिया दी हैं, और अभिप्रेरणा में उनका एक अलग ही मतलब योगदान रहा है। तो सिद्धांत इसमें जो है रीट सिलेबस में नहीं था, तो मैंने जो है इसलिए नहीं यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन मैंने बता दिया। अगर पूछ लेंगे कि कभी, अगर गलती से पूछ लिए, कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभिप्रेरणा का मूल प्रति का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने दिया था, जिन्होंने जो है 14 मूल प्रक्रियाँ बताई थी। तो इतना आप याद रखिएगा बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मूल प्रकृति के समता का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था, और जो है इसका जो पूर्ण सिद्धांत है, मूल प्रकृति सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय मैकडूगल को दिया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, जानकारी के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें अभी प्रेरणा के महत्व के, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा के महत्व हैं, जो कि हैं आपके सामने कुछ, जैसे
पुरस्कार या दंड, तो पुरस्कार दंड से आपको समझ में आया है क्या होगा। जैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं कि बालकों की शिक्षा में पुरस्कार तथा दंड दोनों का विशिष्ट स्थान है। जैसे कि मैंने बताया है कि व्यक्ति स्वभावतः उस क्रिया को बार बार दोहराता है जिससे उसे संतुष्टि या पुरस्कार मिलता है, ठीक है, और उस क्रिया को छोड़ देता है जो जिससे उसे दंड दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। किसी जो है कार्य को दोहराने के लिए और किसी क्रिया को ना दोबारा दोहराने के लिए दंड दिया जाता है। तो पुरस्कार से मैंने बताया है कि अगर बालक प्रथम आता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, वहीं अगर दूसरा बालक वो होमवर्क पूरा करके नहीं आता है, कोई चीज़ लर्न करके नहीं आता तो उसे दंड दिया जाता है, या कोई क्लास में उसने शैतानी की है तो उसके लिए उसे दंड दिया जाता है ताकि वो दोबारा उसे ना दोहराए, है ना, दोबारा वो ना करे वैसा कार्य। अब अगर ही बात करें प्रशंसा और निंदा की, तो प्रशंसा और निंदा क्या होता है कि बालकों की शिक्षा में प्रशंसा तथा निंदा का अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः प्रशंसा तथा निंदा को पुरस्कार और दंड का मौखिक रूप कहा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रशंसा जो होती है वो सही क्रिया के लिए बालकों को करने के लिए की जाती है। जैसे किसी बालक ने सही क्रिया किया तो बालकों की प्रशंसा की जाती है, वही अगर गलत क्रिया करेगा तो उसकी निंदा की जाती है। तो दोनों का ही प्रभाव जो है वो सीखने पर पड़ता है, ठीक है। तो प्रशंसा और यहाँ पे निंदा दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वही अगर हम बात करें परिणाम का ज्ञान की, तो परिणाम का ज्ञान भी एक ऐसा महत्वपूर्ण उद्दीपन है जो छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा प्रदान करता है। किसी विषय को सीखते समय जब छात्रों को इस बात की जानकारी होती है कि उनकी शैक्षिक प्रगति संतोषप्रद है ना, जैसे कि अगर बालक जो है 10 में से 9 नंबर लाया है तो वो जो है उससे संतुष्ट होगा कि हाँ मैंने मेहनत की और मुझे 10 में से 9 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो वो उससे संतुष्ट होगा। तो जो वो करने के लिए वो मतलब मेहनत करेगा, ठीक है। अगर वही अगर संतोषप्रद नहीं है तो उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करता है। तो परिणाम जो का ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें स्पर्धा था प्रतिस्पर्धा की, तो इसमें भी यही होता है कि स्पर्धा एक प्रभावोत्पादक उद्दीपक है जिससे शिक्षार्थियों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। स्पर्धा का व्यवहार सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप में किया जा सकता है। नकारात्मक रूप की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्पर्धा का तात्पर्य ईर्ष्या से है ना, जबकि सकारात्मक में अगर हम बात करें तो स्वस्थ प्रतियोगिता से है, जैसे हेल्थी कॉम्पिटिशन। तो जो नकारात्मक स्पर्धा होती है कि ईर्ष्या होती है, जैसे कि उसके पास क्या है, उसके पास मतलब कार है और मेरे पास नहीं है खिलौने वाली कार। जैसे किसी बालक के पास कार है खिलौने वाली जो उसको पसंद है और वो कार जो है उस बालक के पास नहीं है, तो उससे हमें जलस होगी कि इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है ना, तो हम उससे चलने लगेंगे। और अगर सकारात्मक स्पर्धा की बात है तो जैसे कि किसी प्राइज़ में वो कार जो है कहीं पे कोई प्रतियोगिता रखी गई और वहाँ पे ये हुआ, टीचर ने बोला कि अगर ये प्रतियोगिता आप जीतेंगे तो आपको ये कार मिलेगी जो कि इसकी पसंदीदा है। तो वो क्या करेगा कि जो है उसके लिए वो मेहनत करेगा, उस कार को एक्वायर कर लेगा, मतलब उसको प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे जो है स्पर्धा तथा प्रतियोगिता हो गया। वही अगर हम अन्य प्रोत्साहन की बात करें तो अन्य प्रोत्साहन के अंतर्गत जो है मतलब अभिलाषा स्तर का सार्थक प्रभाव पड़ता है। जिन छात्रों का अभिलाषा स्तर ऊंचा होता है वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जिससे उनका उपलब्धि स्तर ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात जो होती है वो अभिलाषा की होती है। तो जिस बालक का अभिलाषा स्तर जो होता है वो उसे प्राप्त करने के लिए। अब वही अगर हम बात करें बालकों के अभिप्रेरित करने के उपाय, तो यहाँ पे उपाय को देखेंगे। बात करें हम तो सीखने है ना, सीखने की आवश्यकता जो है वस्तुतः शिक्षण अधिगम का मूल स्रोत है, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम का मूल स्रोत क्या है, वो हो गया आपका सीखने की आवश्यकता, ठीक है। तो छात्रों को अपने पाठ्य विषय की ओर प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि वे अपने अध्ययन की आवश्यकता को समझें, है ना। तो प्रेरित करने के लिए पाठ्य विषय की ओर प्रेरित करने के लिए जो है वो अपने अध्ययन को समझें। तो शिक्षक को ये चाहिए कि मतलब किसी चीज़ को सिखाने के लिए उस पाठ्य के ओर प्रेरित करने के लिए बालकों को क्या मतलब कैसे किया जाए उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, उसको समझें, ठीक है। तो छात्रों को कोशिश करें कि समझाएं खुद से, ताकि बालक जो है स्वयं उसको पढ़ने के लिए उसको मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक हों और वो जो है मोटिवेट हो ना। वही अगर हम बात करें कि छात्रों
को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि शैक्षिक प्रगति के लिए अध्ययन मनन की इच्छा परम आवश्यक है। तो छात्रों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो शिक्षा प्रगति है, जो शैक्षिक प्रगति है, वो अध्ययन मनन की इच्छा परम आवश्यक होती है। ठीक है। अगर हम अगले की बात करें तो अच्छी प्रगति के लिए छात्रों को समुचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बालक अच्छे नंबर लाता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो उसको पुरस्कार देना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट हो और वो आगे भी मतलब मेहनत करता रहे ना। छोटे बच्चों के लिए मौखिक पुरस्कार अथवा प्रशंसा की अपेक्षा आर्थिक पुरस्कार अधिक उपयोगी होते हैं। तो छोटे जो बालक होते हैं उनको जो है मतलब आर्थिक पुरस्कार, जो मटेरियल रिवार्ड होते हैं, वो अधिक उपयोग होती हैं। जैसे मैंने बोला नहीं कि किसी बालक को अगर वो कार पसंद है तो वो कार जो अगर आप पुरस्कार में रखेंगे तो उसके लिए जो है अच्छा होगा, है ना। असंतोष प्रगति के लिए छात्रों को दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपने में सुधार ला सकें और अपने पाठ्य विषय को सही तौर पर पढ़ सके। तो मैंने बोला ना कि दंड और पुरस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी बालक को प्रोत्साहित करने के लिए। तो जो है अगर बालक मतलब अगर अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, अगर वो पढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए उसे पनिशमेंट देना चाहिए और जो है ताकि वो उसमें सुधार करे और दोबारा से ऐसे कम नंबर ना लाए, वो आगे अच्छे। अब वही अगर हम फैटिग की बात करें तो इसे थकान कहते हैं। तो थकान को स्टार्स के अनुसार रुचि और इच्छा कम हो जाने की अवस्था को थकान कहते हैं। जैसे थकान क्या होता है कि जिस चीज़ में मुझे रुचि नहीं होती है, जैसे मुझे किसी बालक को पढ़ना नहीं पसंद है, तो वो क्या करता है कि जब पढ़ाई का समय होगा तो वो थका थका महसूस करेगा, विद्यालय आएगा, है ना। और वहीं अगर खेलना उसको पसंद, तो खेलने के समय उसके अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाएगी दुनिया भर की। तो इसी को स्टार्च ने जो है रुचि और इच्छा को कम हो जाने की अवस्था को थकान कहते हैं। थकान के प्रकार एवं लक्षण हैं। तो शारीरिक थकान यहाँ पे हो जाती है। जैसे जो प्रकार है वो शारीरिक थकान है। ध्यान का केंद्रित नहीं हो पाना, बीच बीच में कार्य करना बंद कर देना, तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाना कि शारीरिक थकान। अगर शारीरिक थकान है तो ध्यान केंद्रित बालक नहीं कर पाएगा। वही बीच बीच में कार्य करना बंद कर देगा, है ना, क्योंकि उसको उसका मन ही नहीं लगेगा। आँखों का बार बार मुन जाना, बार बार जम्हाइयाँ आना, पलकों का भारी हो जाना, तो ये सारी आपकी शारीरिक थकान हो जाती हैं। ठीक है। वही अगर मानसिक थकान की बात करें तो कार्य के प्रति अरुचि का होना, कार्य में त्रुटियों की मात्रा अधिक होना, व ध्यान का बार बार विचलित होना, सर में भारीपन का महसूस होना। आप देखते होंगे कि क्या होता है कि हम जैसे जैसे दिन भर पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं हम रात में भी देर तक पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि हमसे जैसे कि ब्रेन है ना, ब्रेन की भी अपनी एक क्षमता होती है कार्य करने की। तो फिर क्या होता है, रात में अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमसे अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखना कुछ और होता है और हम लिखने कुछ और लग जाते हैं। ये अक्सर मेरे साथ होता है। आप बताइएगा आपके साथ होता है कि नहीं होता है। तो क्या होता है कि गलत हो जाता है बार बार। अगर हम लिखेंगे कुछ और लिखाएगा कुछ और, तो फिर समझ लीजिए कि आपका ब्रेन एकदम थक गया है, आपको सो जाना चाहिए ना। ब्रेन एक आपको साइन दे रहा है। तो कार्य में त्रुटियों की मात्रा अधिक होना, तो इसी तरह कार्य में त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है। ध्यान का बार बार विचलित होना, है ना, बार बार इधर मैं देखूंगी उधर देखूंगी, आंखें मुन जाएंगी ना, तो सर में भारीपन महसूस होगा, आंखें भारी लगेंगी, सर में भारीपन महसूस होगा, क्योंकि दिमाग थक चुका होगा तो अंदर कुछ आएगा ही नहीं। और पल के भारी हो जाना। थकान को दूर करने के उपाय की यहाँ पे बात की गई है। तो थकान के उपाय दूर करने की बात यह है कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अच्छे फल खाने चाहिए, है ना, फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छा भोजन खाना, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, है ना, ताकि जो है हमें देर तक ऊर्जा मिल सके किसी काम को करने के लिए। वही अगर शुद्ध वायु की बात करें तो वही अगर हम बात करें शुद्ध वायु की, तो अगर शुद्ध वायु हमें नहीं मिलेगी, खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, तो मुझे जो है नुकसान करेगा। वही अगर कार्य परिवर्तन की बात करें तो अगर हम जैसे कुछ काम क्या होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं फिर जाके हम बाहर 2 गाने सुन के आ जाएं टहल के, है ना, 2 गाने सुन लें जाके, या तेज़ म्यूजिक सुन लें, या किसी से बात कर लें दोस्तों मित्रों से, तो थोड़ी देर के लिए हम जो है फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब हमें एनर्जी आ जाती है। वही विश्राम सत्र की बात करें तो विश्राम, अगर आराम आपको लगता है कि नैप लेना चाहिए आधे घंटे की या 15 मिनट की, तो नैप ले लेंगे तो आप ऊर्जाहित हो जाएंगे दोबारा से। रुचि का विकास, है ना, रुचि का विकास, मनोरंजन और निद्रा आदि। तो ये हो गया आपको थकान दूर करने के उपाय। और यहीं पे क्लास हो जाती है ख़त्म, जो कि इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो इससे क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा आपको ये चैप्टर भी करवा ही दिया जाए, क्यों ही छोड़ा जाए। अभी इतना समय तो है कि आप समय निकाल के इसको पढ़ सकें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो एक बार स्पीड बढ़ा के आप रिवीजन भी मार सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेरणा जैसे कि बहुत ज़रूरी होती है किसी काम को करने के लिए, और इसे क्वेश्चन में देखने को मिले, तो मैंने सोचा करा दें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।